तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो है मेनली प्रैक्टिकल के लिए, जो हमारा 15 को प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वाइवा होगा इनफैक्ट। सो वाइवा के लिए ना एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वाइवा के लिए कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जब वाइवा में क्वेश्चन एक टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको ये समझ के पूछेंगे कि आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक के एक स्टूडेंट को जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एलएलबी करने का पर्पस क्या है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोफेशनल एथिक का जो थर्ड सेमेस्टर में आपने दिए हैं, एक एडवोकेट के एटिकेट्स या कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। बेसिकली वो कुछ भी पूछ सकते हैं अप टू फोर्थ सेमेस्टर कि लॉ की आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग। उसके पार्ट जो सब्जेक्ट हमारा है, वो सब्जेक्ट का नाम पूछ सकते हैं आपसे। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? इसके नाम से जैसे सजेस्ट हो रहा है कि ये ऑल्टरनेट वे है कोर्ट में जाने का। हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में एक प्रोसीजर है। सिविल मैटर है तो सीपीसी अप्लाई होता है, सिविल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई होता है, और टेक्निकलिटीज हैं उसके हिसाब से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। कोर्ट में एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और आजकल कोर्ट्स ओवरबर्डन भी। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उस सॉल्यूशन एक ढूंढ के लाने के लिए, क्या ऐसा ऑल्टरनेटिव वे क्या है जिससे हमारा जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए और कोर्ट जाना ना पड़े। पर एक क्वेश्चन ये आता है, क्या हम हर डिस्प्यूट के लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं? ए ने बी का मर्डर कर दिया, क्या उसके लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं? ए की विल है और विल पे क्वेश्चन है कि विल वो वैलिड है या नहीं है, क्या उसके लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेनली जो, और उसमें भी खासतौर से जो आर्बिट्रेशन है, वो है कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए। जो कमर्शियल मैटर्स हैं, जैसे आपका दो पार्टीज हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया कमर्शियल नेचर का, जिसमें से पार्टी हैम्पर हो रही है और कोई हैम्पर नहीं हो रहा, तो वो आपस में मिल बैठ के बात करके किसी आर्बिट्रेटर के थ्रू, कंसिलिएटर के थ्रू, मीडिएटर के थ्रू बात करके सॉल्व रिजॉल्व कर लें। इतने लंबे प्रोसीजर में ना चले, कोर्ट का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और कोर्ट अपने और मैटर्स में जो बिना कोर्ट के रिजॉल्व नहीं हो सकते, उन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो मेनली इसका पर्पज है ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस में अगर हम मेजरली देखें तो फोर टाइप्स के ऑल्टरनेटिव वेज हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ये आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत, नेगोशिएशन। एक एक बार थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या चीज है। नेगोशिएशन को हम प्लेन लैंग्वेज में समझते हैं कि नेगोशिएट किया दो पार्टीज, इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है नेगोशिएशन। मान लीजिए दो पार्टी हैं, दो पार्टी के बीच में एक सिंपल सा इशू ले लेते हैं कि ए ने 10 लाख रुपीज दिए थे बी को, और उसको 1 ईयर में रिटर्न करना था। बी ने 1 ईयर में उसे रिटर्न नहीं किया, उसको टाइम निकल गया, 6 महीने और निकल गए। अब उसको कोर्ट के थ्रू नोटिस भी भेजना पड़ा। जब नोटिस भेजा तो नोटिस का भी, एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेजा तो उसका भी खर्चा लगा। 6 महीने, साल भर का कमिटमेंट हुआ था, ऊपर 6 महीने हो गए, उसका भी इंटरेस्ट लगा। तो वो चार्ज करता है, वो बोलता है जी मैं आपको 10 लाख रुपए दिए थे, और मैं 4 लाख रुपए ऊपर लूंगा, जिसमें मेरा कोर्ट का भी खर्चा है और आपका इंटरेस्ट भी है। अब दूसरी पार्टी आपस में आउट ऑफ द कोर्ट ही नेगोशिएट कर लेती है कि भाई ऐसा है, आप 4 लाख रुपए मांगो, 4 लाख की जगह आप 2 लाख ले लो, मैं 10 लाख लिए थे, 10 लाख के दोबारा लाख आपको दे देता हूँ, और इस मैटर को खत्म कर। 12 लाख में नेगोशिएट हो गया दोनों पार्टीज के बीच में। वो बंदा जाएगा कोर्ट में, या तो अभी तक फाइल नहीं किया, और फाइल भी कर दिया तो वो कहेगा जी हमारा आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया है और मैं केस को विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो वो केस को विड्रॉ कर। तो नेगोशिएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो आपस में रिजॉल्व करते हैं। पर हमेशा आप एक चीज याद रखना, जब हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो दो चीजें आप मैटर माइंड में रखना, कि ये कमर्शियल के लिए होता है। कुछ चीजों में सिविल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, क्रिमिनल भी कंपाउंडेबल हो सकते हैं। आगे हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे कौन से कंपाउंडेबल। ऐसे डिस्प्यूट्स, ऐसे क्राइम ऑफेंसेस के बीच में, दोनों के बीच में हुआ है, जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, वो चीजें हैं। जैसे माइनर आपके एक्सीडेंट की होते हैं मैटर, एक्सीडेंट के हो गए या आपके उसके हो गए, ट्रैफिक चालान वगैरह हो गए, ऑफेंसिव है,
फाइन लगता है, माइनर फाइन से, तो इसमें आप लोक अदालत के थ्रू रिजॉल्व हो जाता है ये मैटर। इसमें आपको और चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े बहुत डिस्प्यूट है वो मीडिएशन के थ्रू हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि कमर्शियल नेचर के जो डिस्प्यूट्स हैं, सिविल नेचर के, वही एडीआर में डील होते हैं। और हम जब यहां से चलेंगे नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत को आप मानो आर्बिट्रेशन के बाद, तो जैसे एक एक स्टेप हम ऊपर चल रहे हैं, ऐसे ऐसे हम कोर्ट के करीब जा रहे हैं। और आर्बिट्रेशन के बाद लोक अदालत, अदालती नाम आ गया, और लोक अदालत के ऊपर कोर्ट आ गया। तो हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, कोर्ट के पास जाते हैं। तो नेगोशिएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है, उन्होंने आपस में रिजॉल्व कर लिया। मीडिएशन और कंसिलिएशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मीडिएशन में आप ये मान सकते हो कि मीडिएशन का मतलब ये है कि दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, एक वो थर्ड न्यूट्रल पार्टी को ले आए, आप हमारा मीडिएशन करो। अब मान लीजिए मिस्टर आकाश और मिस्टर समीर आए, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, और उन्होंने बोला कि सर आप मीडिएटर बन जाए। मैंने कहा ठीक है सर, बन जाते हैं मीडिएटर। आप भी आए, दोनों बैठे। आपने कहा जी ये डिस्प्यूट था, मैंने इतने पैसे दिए थे, मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए बोला था, इनको एडवांस भी दिया था, इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन वो डिले हो गया, उसमें मेरा खर्चा बढ़ गया। तो भाई ऐसा मैं आपको बोलूंगा, समझाऊंगा कि भाई आप लोग आपस में जो खर्चा बढ़ा है उसको एक दूसरे को देकर उसको रिजॉल्व कर लेते हैं इश्यू को। वो कहते हैं जी ठीक है, कर लेते हैं। आपस में मीडिएटर थर्ड पार्टी आ गई है, लेकिन उसका बहुत एक्टिव रोल उसमें नहीं होता है मीडिएशन में। हालांकि अगर राइटिंग में आप देखोगे तो मीडिएशन और कंसिलिएशन में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन कंसिलिएशन में एक एक्सपर्ट एडवाइस होती है। जो पार्टी आती है, इन्वॉल्व होती है, वो एक्सपर्ट, उसको एक्स्ट्रा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन दोनों में मीडिएशन हो चाहे कंसिलिएशन हो, जो रेजोल्यूशन निकल के आता है वो म्यूचुअल होता है दोनों पार्टीज का। कंसिलिएटर या मीडिएटर बाउंड नहीं कर सकती अपने डिसीजन से। मीडिएशन कंसिलिएशन में जो डिसीजन है वो म्यूचुअल है दोनों पार्टीज का, वो दोनों पार्टीज आपस में क्या सेटलमेंट करते हैं। रोल इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है कंसिलिएशन, लेकिन डिसीजन जो होता है वो दोनों पार्टीज का म्यूचुअल होता है। इससे नेक्स्ट स्टेप जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आर्बिट्रेशन हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए, मेनली सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए आर्बिट्रेशन होता है। उसमें हम कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में या तो हमारा एक क्लोज हो, आर्बिट्रेशन क्लोज, ए और बी के बीच में पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि कंस्ट्रक्शन करना है या कोई और सर्विसेज देनी है। उस सर्विसेज में उन्होंने एक क्लोज डाल दिया कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। वो आर्बिट्रेशन क्लोज उसमें होना चाहिए, या फिर हम सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना सकते हैं कि हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा उसको हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। आर्बिट्रेशन में जब आपका कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कैसे हो? आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए ए और मिस्टर बी हैं, दो लोग हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट राइज हुआ, उन्होंने एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी को सजेस्ट किया कि ये दोनों पार्टी की तरफ से न्यूट्रल है, इनको हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई कंसेंसस नहीं बन पाता, भाई वो कह रहे हैं कि आप जिसका नाम ले रहे हो वो बायस्ड है, वो आपके फेवर की बात करेंगे, बी ने जो नाम दिया जी वो आपके नाम का फेवर की बात करेंगे, अब आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होगा? तो इसका एक तरीका यह है कि आर्बिट्रेटर, दोनों पार्टीज एक एक आर्बिट्रेटर को सजेस्ट करें, और वो दोनों आर्बिट्रेटर किसी थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करें, तो तीन आर्बिट्रेटर हो गए। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास दोनों के बीच में कंसेंसस नहीं बनता किसी आर्बिट्रेटर को लेके, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती है। तो दे आर आर्बिट्रेटर्स ऑन द पैनल ऑफ कोर्ट ऑल्सो, जो आर्बिट्रेशन के लिए हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं जहां भी आर्बिट्रेशन का एक पैनल है कि कोई आर्बिट्रेटर की जरूरत पड़ती है, तो इस पैनल में से आप सेलेक्ट कर लो कौन सा आर्बिट्रेटर आपको चाहिए, तो वहां से आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकता है। लेकिन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होने चाहिए? वो ऑड भी होने चाहिए, 1 हो, 3 हो, 5 हो, वो ऑड नंबर होने चाहिए, जिससे कि अगर दोनों आर्बिट्रेटर्स, मान लो आपने दो आर्बिट्रेटर किया, एक आर्बिट्रेटर किसी और डिसीजन को दे रहा है, बी आर्बिट्रेटर कोई और डिसीजन दे रहा है, तो जो मेजोरिटी डिसीजन होगा वही एप्लीकेबल होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आर्बिट्रेशन में अलग होती है और कोर्ट में अलग होती है, कोर्ट में जो डिसीजन आता है उसका जजमेंट आता है, उसको जजमेंट कहते हैं, डिक्री कहते हैं। आर्बिट्रेशन में जो रिजल्ट आता है, जजमेंट आता है, उसको अवार्ड कहते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड। और ये अवार्ड बाइंडिंग होता है दोनों पार्टी से। अवार्ड में आपका जो अप्लाई करने की पावर होती है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे,
कोर्ट में तो कोर्ट एग्जीक्यूट कराती है। और कोर्ट कैसे एग्जीक्यूट कराती है? आपने अगर कोर्ट से डिक्री ले ली, आपने मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का परमानेंट प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, पोजीशन का डिस्प्यूट है, और कोर्ट ने आपको कह दिया कि ये प्रॉपर्टी पे ए का राइट है, ए को मिलनी चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी ए को मिलनी चाहिए, उसका पोजेशन कोर्ट अभी नहीं दिलवाएगी आपको, उसके लिए आपको एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन में कोर्ट से एक पर्सन अपॉइंट होता है जो आपको एग्जीक्यूट करवाएगा उस डिक्री। इसी तरीके से सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में जो सारी पावर्स है एग्जीक्यूट कराने की कोर्ट की डिक्री को, वही चीज प्रोसीजर अप्लाई होगा आर्बिट्रल अवार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड जो होता है वो बाइंडिंग होता है। आर्बिट्रेशन का एक हमने देखा कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसको समझा। दूसरी बात हमने समझी उसका प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर आर्बिट्रेशन में फ्लेक्सिबल होता है कोर्ट के कंपैरिजन में। कोर्ट में आप जाते हैं तो उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे आपने प्लेंट फाइल करी, प्लेंट फाइल करने के बाद दूसरी पार्टी को समन जाएंगे, दूसरी पार्टी आएगी, एक पार्टी अपना एविडेंस रखेगी, प्रोसिक्यूशन एविडेंस रखेगा, फिर डिफेंडेंट अपना अपना एविडेंस रखेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फाइनल आर्गुमेंट होगी, और इसमें ही सालों खींच जाते हैं। आर्बिट्रेशन में जो पार्टीज हैं और एर्बिट्रेटर हैं म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि अगर किसी स्टेप को वो स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। भाई सिंपल सा डिस्प्यूट है और आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसे बोल दो कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं करनी क्रॉस एग्जामिनेशन, दोनों पार्टी म्यूचुअली डिसाइड कर लेती हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो स्टेप है वो हट जाता है। कोर्ट में हम जाते हैं तो उसमें डेट लगती है, कोर्ट के हिसाब से 2 महीने 3 महीने की भी लग जाती है। आर्बिट्रेशन में एक एक हफ्ते की डेट भी लग सकती है, उसका एक टाइम बाउंड होता है कि भाई इसमें आपको कंप्लीट करना है, आर्बिट्रेशन अवार्ड देना है। तो 1 वीक की डेट लग गई, फिर 10 डेज की डेट लग गई, दोनों पार्टी म्यूचुअली डिसाइड करके आर्बिट्रेशन अवार्ड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोसीजर में। थर्ड चीज हमने देखी कि आर्बिट्रेशन अवार्ड आ गया तो वो बाइंडिंग, हाँ वो बाइंडिंग है, पूरी तरह बाइंडिंग है। उसको एग्जीक्यूट कराएंगे कैसे? एग्जीक्यूट कराने के लिए वही प्रोसीजर है जो डिक्री को एग्जीक्यूट कराने का प्रोसीजर है सीपीसी का, उसी तरीके से उसको भी हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये हमारा आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में कुछ चीजें हैं जैसे कि डोमेस्टिक होता है और एक फॉरेन अवार्ड होता है। अवार्ड दो तरह के होते हैं, डोमेस्टिक अवार्ड, फॉरेन अवार्ड। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, डोमेस्टिक अवार्ड और फॉरेन अवार्ड, यानी कि अगर कंट्री के अंदर है तो वो डोमेस्टिक अवार्ड है, और अगर दो पार्टीज हैं जो डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट स्टेट से हैं, तो वो फॉरेन अवार्ड। तो हमारे इसमें बेयर एक्ट में, आपका आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट जो है, उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका डील करता है डोमेस्टिक अवार्ड से। मेजरली डोमेस्टिक अवार्ड से ही मेन हमारा चीज है, जो बेसिक चीजें हैं डोमेस्टिक अवार्ड में है। जब फॉरेन अवार्ड को अप्लाई करने की बात होती है तो उसके लिए चैप्टर 2 चैप्टर 3 है, जहां पे जिनीवा कन्वेंशन, न्यूयॉर्क कन्वेंशन की बात की गई है। ये दो कन्वेंशन हैं जहां पे इंटरनेशनल अगर डिस्प्यूट होती है, स्टेट के, दो स्टेट के मेंबर्स के बीच में कमर्शियल डिस्प्यूट होती है, तो वो चीजें कैसे अवार्ड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, वो प्रोविजन वहां पे मेंशन है जिनेवा कन्वेंशन और न्यूयॉर्क कन्वेंशन में। उसकी चीजें हमारे बेयर एक्ट में इंकलकेट, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, तो वो वहां पर है। फोर्थ चैप्टर हमारा कंसिलिएशन, जो कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स को बताता है। इसमें थोड़ा और देखते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है, उसके काइंड्स क्या हैं। तो आप बता देंगे कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो मैकेनिज्म है इशू को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, जो कोर्ट के अलावा है, अपार्ट फ्रॉम कोर्ट, और जिससे वो रिड्यूस हो। अच्छा, उसके काइंड्स कौन कौन से हैं जो हमने अभी समझा? नेगोशिएशन हो गया, मीडिएशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, लोक अदालत हो गया। लोक अदालत में आप ये समझो कि लोक अदालत सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के हिसाब से एक सेंट्रल लोक अदालत निकलती है पर्टिकुलर पर्पस को लेके। जैसे आपके बिल के इश्यूज हो गए, बिलिंग के बिल कट गया, इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया, एमएससीटी के इशू हो गए, या आपके जो एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल कंपनसेशन वगैरह हो गए, उनके लिए आप अप्लाई करोगे, एक एप्लीकेशन दोगे, छोटी सी एप्लीकेशन, फेम होता है, रेडीमेड फॉर्मेट होता है, वो आपको लोक अदालत में वहां पे आप इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उसमें जो इशू होगा, जो होगा वो भी बाइंडिंग होगा, जैसे कोर्ट का बाइंडिंग होता है, ऐसे ही लोक अदालत का डिसीजन है वो भी बाइंडिंग। अच्छा, आर्बिट्रेशन क्या होता है, उसके कितने काइंड्स होते हैं? आर्बिट्रेशन इज द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आर्बिट्रेशन क्या है? इज अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। आर्बिट्रेशन में जो दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, उसमें थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, और अपॉइंट करके वो आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज की बातों को सुनती है और उस पर अपना जजमेंट देती है। उस जजमेंट को आर्बिट्रल अवार्ड बोला जाता है। इसकी काइंड्स कितनी है? तो 4 तरह के ये आर्बिट्रल अवार्ड को एक क्लासिफाई कर सकते हैं।
जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो चीजें मेंशन, दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहां पे ये मेंशन है कि अगर पार्टीज का डिस्प्यूट होगा तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। वो आर्बिट्रेशन क्लोज भी हो सकता है और सेपरेट एग्रीमेंट भी हो सकता है, एक चीज होगी। दूसरी चीज है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन का मतलब है जो स्टैट्यूट में, लॉ में, कहीं किसी एक्ट में, किसी लॉ में ये मेंशन है कि अगर इन पार्टी के बीच में डिस्प्यूट होगा तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा। जैसे कितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट उसमें है, बायलॉज है, बायलॉज में चीजें मेंशन है कि यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसमें हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, आर्बिट्रेशन पैनल अपॉइंट करेगा डिपार्टमेंट। आर्बिट्रेशन पैनल में काफी एक्स इंजीनियर, रिटायर्ड इंजीनियर्स, रिटायर्ड ऑफिशियल्स काफी उसमें पैनल में होते हैं, जिसमें से किसी एक को दोनों पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। एडहॉक आर्बिट्रेशन से पहले इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का मतलब है जैसे कोर्ट्स होती हैं, तो कोर्ट्स तो जनरल पब्लिक के लिए किसी के लिए भी हो गई हैं, ऐसी तरीके से कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर सारा उनका सेट लेट डाउन होता है, सारे आर्बिट्रेटर्स उनके अपने होते हैं, और अगर दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो इन इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं, जी हमारा ये मैटर है, उसमें हम आर्बिट्रेशन अपॉइंट करना चाहते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन सारा वो अरेंज करती है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को, प्रोसीजर को, वो होती है। तो इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर्बिट्रेशन काउंसिल है। तो इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे हम आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और एडहॉक आर्बिट्रेशन का मतलब है व्हेन इट इज नीडेड, यानी कि आपने इंस्टीट्यूशन के अपोजिट जो हो गया, अगर आपने इंस्टीट्यूशन को अप्रोच किया तो दैट इज इंस्टीट्यूशन अप्रोच आर्बिट्रेशन। अगर इंस्टीट्यूशन को आपने आर्बिट्रेशन को अप्रोच नहीं किया तो थर्ड पार्टी आप किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं और वो रिजॉल्व करते हैं, दैट इज एडहॉक आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं कि आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं। आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है? आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है जो आर्बिट्रेटर का जजमेंट होता है, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, सारी चीजें एविडेंस को कंसीडर करने के बाद, उनकी आर्गुमेंट सुनने के बाद जो डिसीजन एक आर्बिट्रेटर देते हैं, वो डिसीजन जो होता है फाइनल, जो कोर्ट में डिक्री निकल कर आती है, वो आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रेशन अवार्ड। डोमेस्टिक अवार्ड हो सकता है, डोमेस्टिक पार्टीज के बीच में विद इन कंट्री है। फॉरेन अवार्ड हो गया, पार्टीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, वो फॉरेन अवार्ड हो गया। फॉरेन अवार्ड के लिए हमारे बियर एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो को हम कंसीडर करेंगे अगर फॉरेन अवार्ड को एग्जीक्यूट कराना है, फॉरेन अवार्ड से बात। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है और कहाँ पे ये लोकेटेड है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कुछ ऐसा नहीं है जैसे आपका ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, कि एक जगह बनी हुई है और वहां पे वो ट्रिब्यूनल बना हुआ है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब हो गया जो आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए हैं, चाहे वो 16 आर्बिट्रेटर हैं या 3 आर्बिट्रेटर हैं या 5 आर्बिट्रेटर्स हैं, वो जो आर्बिट्रेटर्स हैं दैट इज द पावर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, दे आर कंसीडर्ड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आपने किसी एक को आर्बिट्रेटर, 16 आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है, देन दैट 16 आर्बिट्रेटर इज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेस वेयर इट इज लोकेटेड। आर्बिट्रेटर्स कितने अपॉइंट हो सकते हैं? आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हो सकते हैं और कौन अपॉइंट करता है? बहुत सिंपल सी बात है, Uneven, sir. Uneven in number. एनी Uneven numbers में sir. uneven number, any odd number, it could be Or one. it could be 1, it could be 3, it could be 5. और who appoint them? Parties appoint them. If parties do not come to the consensus, then the court may appoint. अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता, एक किसी और को कह रहा है, बी किसी और को कह रहा है, और वो किसी एक उस पर नहीं पहुंच पाते, तो वो कोर्ट में अप्लाई करते हैं और कोर्ट में आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आर्बिट्रल अवार्ड बाइंडिंग है? If yes, how it can be enforced? Definitely, arbitral award binding है, like the decision of the court, और जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट का, वही यहाँ पे अप्लाई होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है? बिल्कुल, आर्बिट्रल अवार्ड को सेक्शन 48 में मेंशन है कि जहां पे सेट असाइड किया जा सकता है। तो सेक्शन 34 के सबसेक्शन 2 में ग्राउंड्स बता रखे हैं, किन ग्राउंड्स पे आर्बिट्रल अवार्ड को आप सेट असाइड कर सकते हो, जिनमें से एक हो गया इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी। बेसिक चीज, हम कमर्शियल डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि आपका आर्बिट्रेशन क्यों होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, मान लीजिए पार्टीज ही माइनर है में से कोई,
अगर कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है तो पार्टी इनकैपेबल है, तो वो नहीं हो सकता। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लोज है या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वो इनवैलिड है एज पर द लॉ, तो उसको अप्लाई नहीं किया सकता। आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसका नोटिस दूसरी पार्टी को नहीं दिया गया और दोनों पार्टीज का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हुआ, तो वो एक ग्राउंड हो सकता है। इनेबिलिटी ऑफ ए पार्टी टू प्रेजेंट हिज केस, किसी पार्टी को उसका केस को प्रेजेंट करने नहीं दिया गया। फॉर एग्जांपल, दोनों पार्टी का क्रॉस एग्जामिनेशन का सीन है, एक पार्टी कहती है जी मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ दूसरी पार्टी के एविडेंस विटनेसेस को, दूसरी कहती है क्रॉस एग्जामिनेशन छोड़ दीजिए, हम नहीं करना चाहते, इसमें टाइम वेस्ट होगा। जो आर्बिट्रेटर है वो कहते हैं कि इसमें अननेसेसरीली आप क्रॉस एग्जामिन करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वो ये कह सकता है कि मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कहा गया था लेकिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन होता तो मैं अपने पार्ट को बेटर प्रेजेंट कर पाता, तो वो इनएबिलिटी ऑफ पार्टी टू प्रेजेंट हिज केस। Award which deals with disputes not submitted to arbitration, उस डिस्प्यूट के लिए अवार्ड आया है जो आर्बिट्रेशन में सबमिट ही नहीं किया गया। मान लीजिए सबमिट किया गया था आर्बिट्रेशन में कि दोनों लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करवाना तो वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, अगर नहीं करना तो पेमेंट को रिफंड करें। यहाँ पे कुछ और प्रेयर जो चीज उसमें इंक्लूड नहीं थी, जो डिस्प्यूट इंक्लूड नहीं था, आर्बिट्रेटर ने कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा कंपनसेशन दे दिया जो कि डिमांड ही नहीं की गई थी, प्रेयर में ही नहीं था। तो एन अवार्ड विच डील विद डिस्प्यूट नॉट सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर को जो सबमिट किया गया डिस्प्यूट उससे बाहर का कुछ रिजोल्यूशन। इम्प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को जो कंपोजिट किया गया है, चाहे वो 16 आर्बिट्रेटर हैं या 3 आर्बिट्रेटर हैं, उनका कंपोजिशन ठीक नहीं हुआ या अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर था वो ठीक नहीं हुआ, वो जेन्युइन। आर्बिट्रल प्रोसीजर कॉन्ट्रारी टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था म्यूचुअली या जो कॉन्ट्रैक्ट था, जिस कॉन्ट्रैक्ट को बेस बना के हमने आर्बिट्रेशन क्लॉज को वो फोर्स किया है, वो आर्बिट्रेशन जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है वो उस एग्रीमेंट के थ्रू नहीं हुआ, जो दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली एग्रीड किया था। एग्रीमेंट का मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया, इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके बेस में आर्बिट्रेशन क्लोज को इन्वॉक किया गया है वो उसके हिसाब से नहीं है। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था क्रॉस एग्जामिनेशन का, कि एक पार्टी कहना चाहती है क्रॉस एग्जामिनेशन, एक पार्टी मना कर रही है, तो यहाँ एग्रीमेंट नहीं हुआ, एग्री नहीं हुई दोनों पार्टी। तो जो आर्बिट्रल में प्रोसीजर अप्लाई किया गया है वो म्यूचुअल नहीं हुआ। आर्बिट्रल में टेक्निकलिटीज नहीं होती, आप फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन दोनों पार्टी की म्यूचुअल होना चाहिए, तो म्यूचुअल नहीं हुआ। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन और द अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी। सेक्शन 34(2) के सब क्लॉज बी में ये मेंशन है कि अगर सब्जेक्ट मैटर जो डिस्प्यूट का है वो कैपेबल नहीं है सेटलमेंट का, आर्बिट्रेशन के थ्रू उसका सेटलमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो आर्बिट्रेशन के थ्रू नहीं रिजॉल्व हो सकता, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, मान लीजिए विल का डिस्प्यूट है, या कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें अगर आर्बिट्रेशन प्रॉपर कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है पूरी चीजों को देख के बिना अगर करते हैं तो पब्लिक पॉलिसी हम पर होती है। अगर कोई ऐसा ग्राउंड हम लेते हैं तो उसके बिहाफ पे ये हमारा जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है ये कैंसिल हो सकता सर एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या है सर? है। एडहॉक आर्बिट्रेशन, एडहॉक का अगर हम बात करें मीनिंग एडहॉक का देखें, व्हेन इट इज नीडेड, तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का अपोजिट एडहॉक आर्बिट्रेशन। इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी आर्बिट्रेटर्स हैं, एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे सारी चीजें पूरा पैटर्न वहां पे तैयार है, लेकिन एडहॉक आर्बिट्रेशन में कोई इंस्टीट्यूशन कोई ट्रिब्यूनल तैयार नहीं है, वहां पे आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा व्हेन इट इज नीडेड, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, तो दैट इज एडहॉक आर्बिट्रेशन। एडहॉक का ये सारे एडहॉक ही हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। हमने अभी कुछ इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल लिया था, दिल्ली इंटरनेशनल, ये सारे इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए आप दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, अब आप इन इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, वहां पे रेडीमेड एक तरीके से आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटेड है, वहां पे सब कुछ है प्रोसीजर। अगर इन इंस्टीट्यूशन मान लो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई कंपनी है और उसका कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो वो कंपनी यहाँ पे जा सकती है, वो कर सकती है इंस्टीट्यूशनल में। लेकिन अगर वो खुद अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है तो वो एडहॉक है। एडहॉक is when appointed when it is needed. आर्बिट्रेटर कोर्ट में रजिस्टर होना जरूरी है? नहीं, कोई भी पर्सन हो सकता है आउटसाइडर? कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेटर का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है।
हालांकि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के पैनल में आर्बिट्रेटर्स होते हैं, आर्बिट्रेशन एक इंस्टीट्यूशन भी है, वहां पे आपका आर्बिट्रेटर का जगह भी होती है और कोर्ट भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा आप दोनों कोई भी दो पार्टीज हैं वो अपना एक पर्सन को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये आर्बिट्रेटर हम रखना चाहते हैं। जस्ट लाइक ए काइंड ऑफ गारंटी हो गया, जस्ट लाइक तीन लोगों ने वो बता दिया, मतलब नहीं, तीन लोगों की ओपिनियन हो गई, पांच की ओपिनियन हो। नहीं, ओपिनियन नहीं, आर्बिट्रेटर का जो रोल होता है वो बहुत एक्टिव होता है। जैसे जज का रोल होता है कोर्ट में, तो जो ऑनरेबल जजेस का रोल होता है वही रोल आर्बिट्रेटर का होता है। सिर्फ सिंपल पर्पस ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। तो दोनों पार्टीज आर्बिट्रेटर के सामने बैठती हैं, अपनी अपनी बात को रखती हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी कंप्लेंट जो उनकी होती है वो मेंशन करती हैं, दूसरी पार्टी अपना रिप्लाई फाइल करती है, अपने एविडेंस रखती हैं, दोनों के बीच में डिस्कशन होता है। जो स्टेप्स हमारे कोर्ट में फॉलो होते हैं तो दोनों पार्टीज चाहती हैं तो सारे फॉलो हो सकते हैं, ना चाहें तो वो स्टेप मिस हो सकते हैं। डेट 1 वीक 2 वीक 1 मंथ की ऐसी डेट लग सकती है। तो प्रोसीजर फ्लेक्सिबल है। उसके बाद सारी चीजों को सुनने के बाद जिससे ऑनरेबल जजेस जजमेंट देते हैं एक एक पॉइंट पे, इसी तरीके से आर्बिट्रेटर्स भी जजमेंट देते हैं। और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कोर्ट पे एप्लीकेबल होते हैं वो आर्बिट्रेटर पे एप्लीकेबल। जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होंगे इन फॉरेन आर्बिट्रेशन में, दे कैन नॉट बी फ्रॉम द सेम कंट्रीज, आई मीन बिटवीन द डिस्प्यूटेड, बोथ द पार्टीज म्यूचुअली कैन डिसाइड एंड दे कैन अपॉइंट एनीवन। इट कुड बी फ्रॉम द थर्ड कंट्री, ओके, इट कुड बी फ्रॉम द थर्ड कंट्री, इट कुड बी फ्रॉम द जो सेम। आर्बिट्रेटर जो रूलिंग करता है या जजमेंट देता है वो जज को भी माननी पड़ती है। वो अवार्ड इज इक्विवेलेंट टू अ डिक्री। जो पावर डिक्री की है वो अवार्ड की पावर भी वही है। किन सिचुएशन में उसको डिसाइड किया जा सकता है वो हमने अभी सेक्शन 13 पे 14 में पढ़ी है। अगर ये सिचुएशन होती है तो हमको सेटिस्फाई किया जा सकता है। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? अच्छा, कोई बात नहीं, मेरा पर्पस ये है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये बहुत बेसिक चीज है और ये हमें फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, और ये एक ऐसा झंडा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स। तो कोर्ट में आपके पास सारे हथियार खत्म हो जाए ना, आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर आप देखो कि आपका ह्यूमन राइट्स तो वायलेशन हो रहा है। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है या प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है तो वो झंडा आप कभी भी किसी कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो अब चलिए मौर्य जी आप बताइए प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस क्या है? हेलो, हाँ जी मौर्य बोलिए। सर प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस है, सपोज ये कोई फोर्स मेजर है जो कंटेंट में कहीं मेंशन ही नहीं है। मत करो आप, मुझे एग्जांपल मत दो, फिर नाम बता दो मुझे। सर सिर्फ आप नेम बता दो मुझे कुछ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, एक्सप्लेन मत करो, आप सिर्फ नेम बता दो मुझे। अभी हमने एक प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस डिस्कस किया आर्बिट्रेशन वाले डिस्कशन में। एनजीटी टाइप, क्या चीज? एनजीटी, एनजीटी तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। यस सर, अभी unbiased unbiased one should not hear his own case. I think one should not be the judge of his own case. Both audio alternate partum heard. ऑडियो अल्टरम पार्टम। अभी जब हमने सेट असाइड अवार्ड सेट असाइड करने का किया तो उसमें एक चीज थी कि आई कुड नॉट रिप्रेजेंट माय केस। तो एक और प्रिंसिपल नेचुरल जस्ट नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। यस तो आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, अपनी बात मेरी बात रखने ही नहीं दी आपने। दैट्स द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। तो वाइवा के लिए हमें जब प्रिपेयर करना है तो हमें ये बेसिक चीजें हैं, जैसे आपसे पूछने की रिट्स कौन कौन सी फाइल हो सकती है कोर्ट में। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट में सेकंड में पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स। हार्बिस कॉर्पस। Next question is whether university can you file a writ against a university? Yes, definitely. University is a part of state. Yes. University is a part of state. Yes. अच्छा, दूसरा वाइवा में आप ये कि 9:30 को प्रिपेयर होने को बोला, 10 से स्टार्ट होगा।
तो मोस्टली जूम पे भी हो सकता है, और कुछ इश्यूज आ रहे थे पीछे जूम पे, तो कुछ जगह पे वाइवा व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके भी लिया गया है। तो इसमें यह है कि आप लोग व्हाइट शर्ट्स पहन के ड्रेसअप होके रहें, बिटवीन 10 to 2 किसी ऐसी जगह ना रहें जहाँ पे नेटवर्क ना आ रहा हो या क्राउडेड हो या फिर प्रॉपरली आप ना दे पाए। तो अपने ऑफिस में है, घर पे है, कहीं पे भी है, थोड़ा प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होके, वो जो अपीयरेंस है वो इम्पोर्टेंट है। और अपीयरेंस के साथ साथ आपसे जो पूछा जाए उसके बारे में आपको जितना पता है, अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो उसके आसपास का जो पता है वो बता दें। मेनली ये कि चुप नहीं बैठ, हमें ये बताना है कि जो चीज हमें मालूम है वो बता दें, सब्जेक्ट के बारे में बता दें। अगर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लें, सर प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो ऐसा कुछ है नहीं, मार्क्स आपको सबको आराम से अच्छे से मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। आपसे ये बता पूछ सकते हैं कि आपका आर्बिट्रेटर कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितना होना चाहिए, जो डिस्कशन हमने क्वेश्चन सभी कुछ किए हैं। बेसिक आपसे पूछ सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में और नॉर्मल सूट में क्या डिफरेंस होता है, चलिए ये बता दें। सही है सर, पीआईएल में जो है, जो आप लिटिगेशन करते हैं उसमें आपको अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। बट जो शूट आप करते हैं तो आपको अपना लगता है। Suit is basically between the interested parties, and basically to get the relief. Public तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर इसको शॉर्ट में बोला जाए तो उसको हम ये बोल सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द अपोजिट ऑफ लोकल स्टैंड। जब दो पार्टीज कोर्ट में जाती हैं तो उनका लोकल स्टैंडिंग क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है उस पार्टी में, दो पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट है थर्ड पार्टी फाइल नहीं कर सकती। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उसका एक्सेप्शन है, वो कोई भी पर्सन जो पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल कर सकता है। तो दैट्स वन थिंग। आपसे पूछा सकता है ब्रेक अंडर आर्टिकल 32 और 226 में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक चीज जो हमने आज तक पढ़ी है, जो जनरल चीजें हैं, 226 वो for चीजें High Court.